हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के फिजिक्स के बारे में और इसका भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत कंप्लीट भी हो चुका है। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 11th फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, भाग 1 का ही चैप्टर नंबर 2 है, मात्रक एवं मापन। देखिए, मात्रक एवं मापन जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस के सबसे आसान चैप्टर्स में से और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी एक है। यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर में हर एक फार्मूले में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आप जीवन में जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे, 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, कोई भी फार्मूला डिस्कस करेंगे तो उसमें उसका मात्रक, उसका बीमी सूत्र आप जरूर डिस्कस करते हैं और उसको जानने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट क्या है? भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको हम किसी भी विधि के द्वारा नाप सकें, जिनका हम मापन कर सकें। जैसे मैं 3-4 उदाहरण बता रहा हूं, उसमें से आपको ये समझना है कि इसमें से भौतिक राशि कौन होगी और कौन नहीं। किसी भी वस्तु की लंबाई, क्या ये भौतिक राशि है? तो बिल्कुल ये भौतिक राशि है क्योंकि आप इसको नाप सकते हैं, मीटर स्केल से नाप सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या एक भौतिक राशि है? तो ये भी एक भौतिक राशि है, इसको भी आप नाप सकते हैं, तराजू से तौलते हैं। इसके अलावा किसी भी आदमी की चिंता क्या एक भौतिक राशि है? तो ये तो कोई भौतिक राशि नहीं है ना, आप नहीं मान सकते ना, बता सकते ना कि उस आदमी की चिंता जो है कितने किलोग्राम है, कितने सेकंड है, कितना मीटर है। किसी भी आदमी की चिंता को आप नहीं नाप सकते, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। उसकी खुशी को भी आप नहीं नाप सकते, उसका भी कोई मेजरमेंट नहीं होता। अवसाद, डिप्रेशन का भी कोई मेजरमेंट नहीं है। तो जिन राशियों को आप माप नहीं सकते उन राशियों को आप भौतिक राशि नहीं कहेंगे। तो दुख, चिंता, सुख और गरीबी, अमीरी, इन सब चीज़ों का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई मापन नहीं है, इसलिए इनको आप भौतिक राशि नहीं कहेंगे। लेकिन किसी वस्तु की लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको आप नाप सकते हैं, इसलिए आप इनको भौतिक राशि कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। देखिए, भौतिक राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, और वो कौन से 2 प्रकार हैं उसका आप नाम याद रखिए। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं मूल राशि। भौतिक राशियां 2 प्रकार की, तो मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो समझते हैं मूल राशियां क्या है। देखिए, मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जो किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते और पूर्णतः किसी भी दूसरी भौतिक राशि से एकदम स्वतंत्र होते हैं। ऐसी राशियों को कहते हैं मूल राशियां। यानी किसी भी राशि को अगर आपको मापना है और उसको मापने के लिए आपको किसी भी दूसरी और राशि के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसी राशियों को बोलते हैं मूल राशियाँ। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण कौन कौन से हैं मूल राशियों के। तो जैसे कि लंबाई, किसी भी वस्तु की लंबाई जो है वो एक मूल राशि है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक मूल राशि है, और कोई भी वस्तु ने कितना समय लिया ये एक मूल राशि है। क्यों मूल राशि है? क्योंकि अगर आपको किसी वस्तु की मान लीजिए लंबाई नापनी है तो क्या आपको उस वस्तु का द्रव्यमान भी नापना पड़ेगा या उस वस्तु का ताप नापना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं। यानी अगर किसी वस्तु की आप लंबाई नापना चाहते हैं तो आपको कोई भी और भौतिक राशि को नापने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि ये स्वतंत्र है, ये मूल राशि है। इसी तरह से अगर किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान नापना है तो क्या आप उसकी लंबाई को नापेंगे? क्या उसका जो है टेम्परेचर नापेंगे? कितने समय से वो रखा है, क्या आप ये नापेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नापने के लिए आपको किसी भी और राशि के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये स्वतंत्र राशि है, अर्थात ये मूल राशि है। ठीक है, इसी प्रकार से समय भी। तो ये राशियों को हम इस तरह से, और भी राशियां हैं तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और आदि। ठीक है, ये मूल राशियों की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो देखिए, व्युत्पन्न राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको जानने के लिए आपको किसी और राशियों को भी जानना पड़ेगा। अर्थात व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि अन्य
राशियों पर निर्भर करती हैं, इनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम बात कर लें वेग या चाल की। अब बताइए, किसी भी वस्तु का वेग या चाल आपको नापना है तो क्या आप डायरेक्ट उसका वेग या चाल नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि आपको वेग या चाल पता करने के लिए आपको दूरी या विस्थापन कह लीजिए, विस्थापन और क्या नापना पड़ेगा? समय, कितनी समय तक वो वस्तु चली, कितनी दूर तक विस्थापित हुई। इन दोनों राशियों को जब आप नापेंगे तब जाके आप उस वस्तु का वेग बता सकते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का जो वेग है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, वो वेग पर और समय पर, विस्थापन पर और समय पर निर्भर करता है। अर्थात वेग एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब बात कर लेते हैं। जैसे हम कर रहे हैं कि आयतन। अब बताइए, अगर आयतन किसी वस्तु का आपको नापना है तो आयतन का जो एक जनरल सा फार्मूला है, दैट इज़ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो किसी भी वस्तु का आयतन नापने के लिए आपको कम से कम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तो नापना पड़ेगा ना। इसका मतलब किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वो इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, और अगर ये किसी के ऊपर निर्भर कर रहा है तो ये मूल राशि नहीं हो सकता, ये स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ हो गई और भौतिक राशियों के प्रकार हो गए। अब बात कर लेते हैं इन भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, अर्थात इनके मात्रक। सबसे पहले तो हम ये समझें कि मात्रक क्या है। देखिए, मात्रक की अगर हम बात करें तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, उसका मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए आपको उस भौतिक राशि को मापना पड़ता है, और मापने के लिए आपको किसी एक मात्रक की, एक यूनिट की आवश्यकता होती है। तो मात्रक कैसे बनाए गए या किस चीज़ को जो है मात्रक कहते हैं? देखिए, किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण लेते हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई को ही मापना है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये मान लीजिए कोई एक लंबाई है और इसको हम कोई नाम दे दें, इतनी लंबाई को हमने बोल दिया कि चलो इसको हम x मीटर या x सेंटीमीटर कुछ भी बोलेंगे, तो कोई भी अगर हमने इसको नाम दे दिया तो वही जो नाम हमने दिया वही इसका क्या बन गया? मात्रक बन गया। अब किसी वस्तु की लंबाई अगर इसी लंबाई का 2 गुना है तो अगर हम इसको x मीटर कहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 2x मीटर। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके एक निश्चित परिमाण को एक नाम दे देते हैं, और उसी नाम को, उसी राशि को, उसी क्वांटिटी को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप राशि लेंगे उसी हिसाब से उस मात्रक का नाम रखा जाएगा। अगर आप मूल राशियों को मापने के लिए आपने कोई मात्रक बनाया है तो उसको आप बोलेंगे मूल मात्रक। व्युत्पन्न राशियों को मापने की बात कर रहे होंगे तो उस मात्रक को बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो ध्यान रखना है, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको बोला जाता है मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें हो गई। अब मैं इसको एक बार फिर से समराइज करके बता दे रहा हूँ कि भौतिक राशियाँ उनको बोलते हैं जिनको हम माप सकते हैं, किसी विधि के द्वारा नाप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ उनको बोलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी स्वतंत्र होती हैं और अपने आप में पूर्ण होती हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि। व्युत्पन्न राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जो आपस पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती बल्कि अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, और उदाहरण इसके हैं वेग, आयतन, क्षेत्रफल, दाब, ऊर्जा आदि। ठीक है, ये व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। फिर बात आती है मात्रक की। तो किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को एक नाम दे देते हैं और उसी को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं भौतिक राशियों को मापने के लिए, उन मात्रकों की कुछ प्रणालियाँ हैं, कुछ पद्धतियाँ हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। तो बात कर लेते हैं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। मात्रकों की पद्धतियाँ या प्रणाली। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की जो पद्धतियाँ प्रयोग की गई थी और जिसमें से कुछ प्रयोग हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। इसके बाद फिर दूसरा आप नाम ले लीजिए CGS पद्धति, और फिर तीसरा नाम लेते हैं FPS पद्धति। ठीक है, ये मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। एक और पद्धति के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और ये जो पद्धति है इसको बोलते हैं SI सिस्टम या SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ये मात्रकों की। और अगर MKS की बात करें तो पहले तो आप MKS का मतलब समझिए। M का मतलब यहाँ पर मीटर होता है, यानी MKS पद्धति का मतलब आपको लंबाई को मीटर में लेना है। द्रव्यमान को आपको K का मतलब यहाँ पर किलोग्राम है, द्रव्यमान को आपको किलोग्राम में नापना पड़ेगा, और समय को सेकंड में। ठीक है,
तो अगर आप लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में नाप रहे हैं तो इसका मतलब आप कौन सी पद्धति प्रयोग कर रहे हैं, तो आप MKS पद्धति प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से CGS की बात कर लीजिए। C का मतलब यहाँ पर है सेंटीमीटर, G का मतलब यहाँ पर है ग्राम और S का मतलब है सेकेंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये जो पद्धति है, सेंटीमीटर में अगर आप लंबाई को नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में, तो इसका मतलब आप CGS पद्धति में माप रहे हैं। ठीक है, FPS का मतलब, F का मतलब यहाँ पर फुट होता है, P का मतलब है पाउंड, फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप ये मात्रक प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप FPS पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल FPS पद्धति का प्रयोग ना के बराबर हो गया है, ये आउट ऑफ डेट हो चुका है। MKS और CGS पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सुप्रीम है, जो यूनिवर्सल है, वो है SI पद्धति। ठीक है, अब SI पद्धति क्या है तो ध्यान रखिए। तो सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति द्वारा ये निर्धारित किया गया कि अगर हर एक देश अपनी अपनी पद्धति बनाएगा और उसका प्रयोग करेगा तो फिर विज्ञान का जो है विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसी पद्धति बनाई जाए जो ऑल वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में एक साथ एक जैसा प्रयोग हो। तो ऐसी पद्धति को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये जो प्रणाली है वो वास्तव में देखा जाए तो MKS पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, MKS पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है SI पद्धति। SI पद्धति में जो मात्रक होते हैं, जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से 3 भाग हैं, तो SI पद्धति में भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। मूल मात्रक, पूरक मात्रक और तीसरा कौन है, तो तीसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो SI पद्धति में भौतिक राशियों के मात्रकों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। SI पद्धति जो होती है वो MKS पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप होता है। जैसे अगर मान लीजिए MKS पद्धति में हम बात करें तो किसी भी वस्तु का, अगर मान लीजिए बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये MKS सिस्टम में है, तो ये जो MKS सिस्टम में है इसको ही SI पद्धति में क्या बोला गया, न्यूटन बोला गया। और ये हर एक, पूरी दुनिया के हर एक देश में इसको न्यूटन ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूटन नाम दिया गया, ये बल का मात्रक है और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन बोला जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो MKS सिस्टम का ही एक परिवर्तित रूप है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि न्यूटन जो है किस पद्धति का मात्रक है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस पद्धति का है, तो ध्यान रखिएगा ये जो साइंटिस्ट के नेम बेस्ड जो मात्रक होते हैं वो SI पद्धति के होते हैं, ये SI पद्धति के होते हैं। और इस तरीके के जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं आप इसको MKS सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। SI पद्धति जो है वो एक तरह से कहा जाए तो इसी का परिवर्तित रूप है और ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से प्रयोग की जाती है। और हम लोग जो है जो मानक मात्रक प्रयोग करते हैं वो SI पद्धति के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप कोई भी फार्मूला पढ़ते हैं उसका जब फिर भौतिक राशि का जब मात्रक आता है तो उस मात्रक को MKS सिस्टम में लिखने के बाद फिर तुरंत लिखते हैं कि इसका जो SI मात्रक है वो ये है। जैसे बल का SI मात्रक न्यूटन, कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक जूल। तो ये जो SI मात्रक होते हैं यूनिवर्सल है और हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। हमको इसको ध्यान रखना है और इसी के अंतर्गत हम सब कुछ चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं SI पद्धति के अंदर जो मात्रकों के जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं SI पद्धति में जो 3 क्लासिफिकेशन हुआ था, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल मात्रकों के बारे में। ठीक है, ये हम लोग SI पद्धति के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए SI पद्धति में जो भौतिक राशियों के मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, तो उनकी संख्या है 7। और ये सातों कौन कौन से मात्रक हैं और कौन कौन से मूल राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं मूल राशियों का नाम। ठीक है, सबसे पहले मूल राशियों का नाम देखेंगे, फिर उन मूल राशियों का मात्रक और फिर उनका सिंबल। ठीक है, यानी संकेत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल राशियाँ, उसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे मूल मात्रक, मूल राशियाँ, मूल मात्रक और यहाँ पर इसका संकेत। ठीक है,
चलिए, तो मूल राशियों की संख्या और या मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 7। सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लंबाई के बारे में। फिर उसके बाद अगली मूल राशि का नाम है लंबाई के बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता। और ये आपको याद भी रखना है, इसको नोट करके इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मूल राशियाँ, ये सब के सब मूल राशियों की कैटेगरी में आते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये ऐसी राशियाँ हैं जो अपने आप में ही पूर्ण है, किसी भी दूसरी राशि पर ये निर्भर नहीं करती हैं। इनके मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मूल मात्रक क्या है? देखिए, लंबाई के मात्रक तो बहुत हो सकते हैं, मीटर की जो है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से एंगस्ट्राम, बहुत सारी मात्रक मिलेंगे आपको लंबाई की या दूरी की। लेकिन मूल मात्रक कौन है उसमें? तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो है मीटर। और द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए भी आप बहुत सारे मात्रक सुने होंगे, ग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, क्विंटल, टन, ये सब मात्रक हो सकते हैं। लेकिन जो इसका मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। समय के लिए जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। ताप के लिए आप ज़्यादातर तो वैसे डिग्री सेल्सियस सुनते होंगे, लेकिन जो इसका मूल मात्रक है वो है केल्विन। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। और लास्ट में पदार्थ की जो मात्रा है उसका मात्रक क्या होता है? मोल, ठीक है, मोल। चलिए, तो ये 7 मूल राशियाँ हो गए, उन सबके मूल मात्रक हो गए। अब बात कर लेते हैं इनके संकेत के बारे में। तो मीटर के लिए आप जानते हैं, ये मीटर का संकेत है m, किलोग्राम के लिए kg, और सेकेंड के लिए s भी लिखा जाता है, SEC भी लिखा जाता है। केल्विन के लिए आप जानते हैं K होता है, एम्पियर के लिए A होता है, कैंडिला के लिए C और D होता है स्मॉल में, और मोल के लिए MOL, ठीक है। तो ये 7 मूल राशियाँ आप याद रखिए, उनके मूल मात्रक याद रखिए और उनके संकेत याद रखिए। एसआई पद्धति के अंतर्गत 3 मात्रक मैंने आपको बताया, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 थी, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया। अब यहीं पर बात कर लेते हैं बचे हुए जो पूरक मात्रक हैं उनके बारे में। तो कितने पूरक मात्रक हैं? तो एसआई पद्धति में जो पूरक मात्रक हैं इनकी संख्या है 2, इनकी संख्या है 2। तो इसका मतलब कि अगर ये पूरक मात्रक है तो इसका मतलब कि जिन राशियों को मापने में ये प्रयोग किया जाता होगा उन राशियों को क्या बोलेंगे? पूरक राशियाँ। जैसे मूल मात्रक जिन राशियों के लिए प्रयोग किया जाता है उनको मूल राशियाँ, वैसे ही पूरक मात्रक जिनके लिए प्रयोग किया जाता है उनको पूरक राशियाँ बोलेंगे। तो दोनों पूरक राशियों का नाम याद रखिए और उनके मात्रक। तो कौन कौन सी पूरक राशियाँ हैं, यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाता हूँ, ये हो जाएगा पूरक राशियाँ, यहाँ पर लिखेंगे, फिर पूरक मात्रक और पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक, और वहीं उसी में उसका सिंबल लिख लेंगे, ठीक है, जगह उधर नहीं है। तो पूरक राशियों की अगर बात करें तो पूरक राशियों में सबसे पहला कौन है? कोण है, और दूसरा कौन है? 2 ही हैं, दूसरा है घन कोण, ठीक है, कोण और घन कोण। और इसके बारे में मैं आपको यहीं पर डिस्कस करूंगा अभी कि कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आपको यहीं पर समझ लेना है। देखिए, जो कोण होता है उसका जो पूरक मात्रक होता है, कोण का मात्रक, पूरक मात्रक, वो है रेडियन, ठीक है, R और D। और जो घन कोण होता है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। तो 2 पूरक राशियां हो गई, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब देखिए, जो कोण और घन कोण है, अगर इसको हम समझें कि इसका मतलब क्या है। जो कोण है वो एक द्विविमीय आकृति में काम करता है, कोण की बात हम द्विविमीय आकृति में करेंगे, और जो घन कोण की बात करेंगे वो त्रिविमीय आकृति में बात करेंगे, यानी 3D में बात करेंगे, ठीक है। कोण को समझने के लिए हमको एक द्विविमीय आकृति बनानी पड़ेगी, अर्थात हम वृत्त बनाएंगे, और घन कोण को समझने के लिए हमको त्रिविमीय आकृति बनानी पड़ेगी, अर्थात हम एक गोला बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, कोण की अगर बात करें तो एक पहले हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त। और वृत्त कैसी आकृति है? तो वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय बोलने का मतलब इसमें बस लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, इसमें गहराई जैसी चीज़ नहीं होगी, अर्थात इसमें तीसरा डायमेंशन नहीं है।
तो केवल 2 डायमेंशन, इसलिए इसको 2D बोलते हैं। वृत्त एक 2D शेप का जो है चित्र होता है, और जो गोला होता है वो 3D होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी होती, ठीक है। तो चलिए, वृत्त अगर हमने बना दिया तो ये वृत्त का केंद्र ले लीजिए, और ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या अगर आपने बना लिया, और मान लीजिए कि इसका एक चाप आप लीजिए, ये एक चाप हमने यहाँ पर लिया है, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, और जो कोण बना यहाँ पर उसको हम बोल दे रहे हैं थीटा। चाप को बोलिए डेल्टा एस, और त्रिज्या को बोलिए आर। तो अब देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा है कोण के लिए, और वो फार्मूला क्या है? कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, है ना। कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। चाप के लिए चाप कितना है यहाँ पर? तो डेल्टा एस, और त्रिज्या कितना है? आर। और ये कोण के लिए थीटा बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका फार्मूला हो गया कोण के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम बात करें कि कोण तो हो गया, कोण का जो मात्रक है रेडियन, वो रेडियन कब आता है? तो इस फार्मूले में आप देखिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और कोण का मात्रक आप कह रहे हैं रेडियन है, तो 1 रेडियन की बात कब आएगी? जब कोण का चाप और उसकी त्रिज्या दोनों का मान बिल्कुल बराबर हो जाए, दोनों आपस में कट जाएंगे, और कोण का मान कितना आ जाएगा? 1 रेडियन। अर्थात 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, ठीक है। तो 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप वाला जो है चाप, वो वृत्त के केंद्र पर बनाता हो, ऐसे कोण को ही बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं घन कोण के बारे में, और घन कोण को समझने के लिए हमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा एक गोला। गोला का मतलब एक त्रिविमीय आकृति बनानी पड़ेगी, यानी 3 डायमेंशनल शेप। और ये जो गोला है, देखिए, इस गोले का भी अपना एक केंद्र होगा, इस गोले का भी अपना एक केंद्र होगा, और इसकी सतह से अगर मान लीजिए कोई सतह पर एक क्षेत्रफल आप लीजिए, यहाँ पर सतह पर बाहर मान लीजिए ये हमने क्षेत्रफल ले लिया, और इस सतह से ये इतना काटते हुए अगर हम केंद्र पर जाएं, तो यहाँ पर जो कोण ये बनता है उसी कोण को बोलते हैं घन कोण। यानी किसी भी गोले की सतह के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं, और इस घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो किस घन कोण को हमें 1 स्टेरेडियन बोलेंगे? पहले तो उसके लिए आप इस फार्मूले को देखिए। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल को हम बोले डी ए या डेल्टा ए, और यहाँ पर जो त्रिज्या है उसको बोलिए आर, ये आर हो जाएगा, केंद्र ओ है, तो जो घन कोण यहाँ पर बनता है उसको आप डी ओमेगा बोल सकते हैं छोटे क्षेत्रफल के लिए। अगर मान अच्छा चलिए, क्षेत्रफल को हम डी ए की बजाय पूरा ले लेते हैं ए, और इसको ले लेते हैं ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? A/r²। ये फार्मूला होता है। घन कोण ओमेगा बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। और आप देखिए यहाँ पर कि अगर क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर दोनों सेम हो जाए तो आपस में कट जाएंगे, तो घन कोण का मान कितना आ जाएगा? 1 स्टेरेडियन। अर्थात 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनता है। यानी जितना भी उस गोले की त्रिज्या है उसका जो स्क्वायर होता है उसका जितना मान आता है, अगर उतना क्षेत्रफल लिया जाए तो वो उसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उस कोण को बोलेंगे 1 स्टेरेडियन, ठीक है। अब बताइए, किसी भी वृत्त के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर जो अधिकतम कोण बनता है वो कितना है? तो अधिकतम कोण निकालने के लिए आपको इस चाप का अधिकतम मान लेना पड़ेगा, और ये अधिकतम मान जो होगा उस वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात 2πr होगा। और जब इसको आप 2πr लेंगे तो r से r कट जाएगा, तो अधिकतम कोण ये कितना बनाएगा? 2π का मतलब कितना डिग्री? तो 360 डिग्री, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर जो कुल कोण बनता है वो कितना बनता है? 360 डिग्री का, या 2π रेडियन, ठीक है। इसी तरह से अगर गोले में अगर आपको पता करना है पूरा घन कोण कितना बनेगा टोटल उस सतह के द्वारा, तो पूरा घन कोण निकालने के लिए क्षेत्रफल की जगह पर पूरा क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका मान होता है 4πr²। तो 4πr²/r² करेंगे तो ओमेगा का मान टोटल कितना आ जाएगा? तो ओमेगा का मान आ जाएगा 4π रेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। तो वृत्त के केंद्र पर बना कुल जो कोण होता है वो होता है 2π रेडियन, और गोले के केंद्र पर बना जो कुल घन कोण होता है वो होता है 4π रेडियन। दोनों के फार्मूले याद रखिएगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका मात्रक रेडियन, और घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर और उसका मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। ये बात हो गई मूल मात्रक और पूरक मात्रकों के बारे में।
अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, पूरक मात्रक हो गया, मूल मात्रक और पूरक मात्रक के बाद व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। तो चलिए चार्ट बना लेते हैं व्युत्पन्न राशियों और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं या व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना आइडिया दे सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ आप याद रखिएगा, व्युत्पन्न राशियाँ पूरक राशियाँ आप याद रखिएगा। व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बस व्युत्पन्न राशियों का फार्मूला याद रखना है, मात्रक आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और ये धीरे धीरे समय के साथ ये आपको याद भी हो जाता है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। बीमा वगैरह भी आप निकालेंगे, धीरे धीरे ये फार्मूले इतनी बार यूज आएंगे, हर एक चैप्टर में एक एक करके आप 4-4, 8-8, 10-10 फार्मूले पढ़ेंगे, तो वो सारे फार्मूले फिर आपको याद हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में इकट्ठा सारा फार्मूला तो दिया रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर इकट्ठा टोटल याद करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए कुछ एक मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया व्युत्पन्न राशियाँ, और फिर यहाँ पर जो मात्रक होंगे वो होंगे व्युत्पन्न मात्रक, और उसके बाद ठीक है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो या तो ऐसा कर लीजिए, आप पहले इन व्युत्पन्न राशियों का चूँकि आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, और जब सूत्र आप लिखेंगे तब जाके आप इसका मात्रक निकालेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक, अब देखिए इसका फार्मूला क्या क्या है। व्युत्पन्न राशियाँ पहले लिखते हैं। सबसे पहले व्युत्पन्न राशि हम ले रहे हैं, जैसे कि सबसे आसान अगर लिया जाए तो क्षेत्रफल की बात आती है। ठीक है, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब कि क्षेत्रफल जो है वो इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल जो है वो मूल राशि नहीं है, और ये लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मात्रक क्या आएगा। मात्रक, लंबाई का मात्रक देखिए मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक आप मीटर ही लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जिसका व्युत्पन्न मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और ये मात्रक तभी आप निकाल पाएंगे, तभी बता पाएंगे जब आपको इसका जो है फार्मूला पता हो, अर्थात ये पता हो कि ये राशि किन किन राशियों पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं आयतन के बारे में। मान लीजिए अगर हमने आयतन ले लिया, तो आयतन का भी आपको सूत्र पता होना चाहिए कि ये किस किस पर निर्भर कर रहा है। आयतन बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये भी एक व्युत्पन्न राशि हो गई, और इसका जो मात्रक व्युत्पन्न मात्रक आएगा, लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर, यानी कुल मिला के क्या गया, मीटर क्यूब। इसी को घन मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला लेते हैं, अगला है चाल या वेग हम लिख सकते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और देखिए चाल जो है दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, समय पर भी निर्भर कर रहा है, अर्थात चाल एक व्युत्पन्न राशि है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से आप अगर वेग के लिए भी लिखते तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का भी मात्रक वही होगा जो दूरी का होगा, तो इसमें भी क्या आता, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, चाल या वेग लीजिएगा तो दूरी की जगह पर विस्थापन आ जाएगा और मात्रक वही आएगा। अगला आप बात कर सकते हैं जैसे घनत्व के बारे में। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम MKS में बात करें, और आयतन के लिए, आयतन का आपने निकाला है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और ये जो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ये कैसा मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि के लिए प्रयोग किया गया है। और ये व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये कुछ अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है, और जो अन्य राशियों पर निर्भर करता है, स्वतंत्र नहीं होता है, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला ले लीजिए, अब सिंपल सा ले लेते हैं। अब वेग और चाल अगर हो गया तो अब हम लोग बात कर सकते हैं त्वरण के बारे में। तो अगला हम लेते हैं त्वरण। अब देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। ठीक है, वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, तो वही होगा जो वेग का मात्रक होता है, दैट इज मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। और सेकेंड का अपान कुछ नहीं है, तो इसके अपान में क्या लिखेंगे, देखिए जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, इसीलिए जिसका अपान कुछ नहीं होता उसका अपान 1 होता है, और ये उल्टा करके गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड, और ये जो सेकंड अपान 1 है उसको 1 अपान सेकंड करेंगे, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1-2 और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर बल के बारे में पता करना हो, बल, तो अब बल के लिए क्या लिख पाएंगे, बल बराबर होता है ना द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका मतलब कि जो बल है वो द्रव्यमान पर और त्वरण पर निर्भर कर रहा है,
और जब वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर कर रहा है तो वो मूल राशि नहीं है बल्कि व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक आएगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक लिखिए किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हम निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस चीज़ का मात्रक है, किस भौतिक राशि का, तो बल का। बल कैसी भौतिक राशि है, तो एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि ये द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ये बल का कैसा मात्रक है, किस पद्धति का है, तो आप बोलेंगे कि ये किलोग्राम में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, अर्थात ये MKS में है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो बल का MKS पद्धति में मात्रक है। अगर मान लीजिए आपको इसी मात्रक को SI में बताना होता तो क्या बोलते, तो बल का SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि MKS क्या होता है, SI क्या होता है, और कौन मूल राशि है, कौन व्युत्पन्न राशि है। तो बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं, आपको हर एक का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप उसका मात्रक निकाल पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी आपकी क्लासेस बहुत ये जल्द ही शुरू हुई है, अभी आज ये दूसरा लेक्चर है। एक बात आप ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं आपको उसको नोट करते जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लेक्चर देख लेंगे, हम कभी भी देख लेंगे, हमको याद हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल वाली जो स्टडी होती है वो जितनी जल्दी आती है तो उतनी जल्दी जाती भी है। इसलिए आपका ये डेली का होमवर्क होगा कि जब भी यहाँ पर लेक्चर अपलोड किया जाएगा, लेक्चर यहाँ से चलेगा, आपको एक नोट्स बनाना है, अच्छा सा नोट्स बनाना है, रफ वर्क नहीं करना है। एक आपको फेयर नोट्स बनाना है और उस पर इन चीज़ों को एक एक करके लिखते जाना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद उसको नोट करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, या एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, फिर नोट्स बनाने के लिए फिर से वीडियो को चालू करिए, और जहाँ जहाँ आपको पॉज करना है वहाँ पॉज करके आप नोट करते रहिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलने से पहले ही जब ये सिलेबस आपका ख़त्म होने वाला होगा, आपके पास एक अच्छा खासा आपका खुद का नोट्स होगा जिसको आप बहुत ही जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं एग्जाम पर्पज़ से। और एक बार चूँकि आप इसको लिखे रहेंगे तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैं टाइम पर आपको ये बात बताता रहूँगा। तो इस चीज़ को आज का होमवर्क यही है कि आप जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं तो बहुत ही बेसिक, लेकिन आपको बेसिक से ही शुरू करना है। और आप क्लास 11th में आए हैं, फिजिक्स की दुनिया में भी आपने एंट्री की है, तो आपको बेसिक से ही पढ़ना है और आगे जाके और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, यही आपका होमवर्क है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।